हेलो स्टूडेंट, अब अपन आगे बढ़ते हैं और उसमें लेते हैं अपन वाइड के बारे में। वाइड क्या होते हैं, कैसे भी क्यूबिक। तो आपके पास जो अपन ने ज्योमेट्री पढ़ी बेटा, चाहे आयनिक हो, कोवेलेंट हो, क्रिस्टल, अभी और भी अपन पढ़ेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले वाइड होता है क्या? वाइड इज अ पार्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस। मेरे पास जो स्फीयर है, राउंड है, जब स्फीयर से स्फीयर अपन जब कांटेक्ट में रखते हैं तो भी बीच में एक एम्प्टी स्पेस आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वाइड बोलते हैं। ठीक। तो मेरे पास क्या रहा है? इन द क्लोज पैकिंग ऑफ द स्फीयर certain holes are left vacant. These holes are wide and the crystal are called interstitial sheets or interstitial voids. There are four types of void. अपने पास जो void है बेटा वो चार प्रकार के, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेशन से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे अपन ने पहले लिखा था बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर से अपन कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब रेडियस रेशियो और रेडियस के लिए जो कैलकुलेट कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? इसकी जो रेंज आएगी बेटा 0.155 टू 0.414, जो अपन ने यहाँ पे रेंज कितनी थी? 0.225। फिर टेट्राहेड्रल के लिए क्या था? 0.225 टू 0.414। इसकी रेंज क्या थी? 0.414 टू 0.732। यहाँ पे कितना था? 0.73221, राइट। तो यहाँ पे अपने पास जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने कैलकुलेट किया था जस्ट पहले, इसके बाद अपने पास वाइड के बाद ही आ जाएगी। तो वाइड कैसा अरेंजमेंट होगा ये भी आपको बता देता हूं मैं। अब जो वाइड है मेरे पास, ट्राइगोनल वाइड है, टेट्रा, ऑक्टा और बॉडी सेंटर वाइड है, राइट। देखो, जो सबसे पहले मेरे पास ट्राइगोनल वाइड, तो जो ट्राइगोनल वाइड है उसमें मेरे पास एटम है। कोई भी जो एटम होगा उसका रेडियस में r सपोज कर रहा हूं, और जो वाइड है उसका रेडियस में स्मॉल r सपोज कर रहा हूं। ठीक। तो जो ट्राइगोनल वाइड्स थे, अपन ने जो ट्राइगोनल वाइड्स बनाए थे बेटा, ट्राइगोनल वाइड्स में क्या था कि मेरे पास एक स्फीयर था, फिर मेरे पास दूसरा स्फीयर था, यहां पे एक एटम हो गया मेरे पास, यहां पे मेरे पास दूसरा एटम है बेटा, देखो ध्यान से, और यहां पे मेरे पास तीसरा एटम है, ऐसे है। अब यहां पे जो एटम्स हैं, इस एटम में ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको क्या बोलते हैं अपन? वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये जो एम्प्टी स्पेस अपने पास आ रहा है ये वाला, ये जो एम्प्टी स्पेस आ रहा है ये वाला, इसको अब क्या बोलते हैं? वॉइड। इसके पहले वाले में मेरे पास ये कैसा था? मेरे पास ये कैटायन के फॉर्म में था, अभी कैसा काउंट हो रहा है मेरे पास? ये वॉइड के फॉर्म में काउंट हो रहा है, राइट। अब यहां पे मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। क्लियर? जैसे अपन ने पहले भी सॉल्व किया था बेटा, ये मेरे पास, अब ये मेरे पास रेडियस हो गया आर 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 आर। क्लियर? तो ये वाइड होगा, ये जो वाइड यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये जो एम्प्टी स्पेस हो रहा है इसको मैं वाइड कंसीडर करता हूं। ठीक। इसका जो रेडियस है वो मैंने क्या लिया बेटा? स्मॉल आर। तो अपन ने जैसे पहले कैलकुलेशन किया था बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन आप यहां भी कर सकते हैं। ये पॉइंट ओ है, ये मेरे पास कैपिटल आर है और ये मेरे पास स्मॉल आर है। क्लियर? यहां से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर की है और ये कैपिटल आर है। ये एंगल कितना डिग्री का है बेटा? 30 डिग्री का है। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। मेरे पास क्या था? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री से जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। कॉस 30 की वैल्यू थी मेरे पास √3/2, तो ये हो गया आर अपॉन आर प्लस आर। तो आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना? 2/1.731।
1.732, ठीक। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 1.155। तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0.155 के लिए यार, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने आयनिक क्रिस्टल में करा था कि रेडियस रेशियो ऑफ आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इज इक्वल टू समथिंग। तो भाई मेरे पास जो वाइड का केस है वो भी ऐसी केस आ रहा है ना, तो इसमें कोई डिफरेंशिएट है ही नहीं। तो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए भी वैसे ही रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अब देखो जो मेरे पास टेट्राहेड्रल वाइड है, तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या बोलेगा, टेट्राहेड्रल वाइड की कंडीशंस क्या होगी अपने पास, ये जो ट्राइगोनल जो कि प्लेनर पार्ट में है। अब जो टेट्रा है वो कैसे, टेट्रा में क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास वो कुछ इस प्रकार से है कि एक मेरे पास यहां से दूसरा मेरे पास और यहां से तीसरा है। अब एक जो है मेरे पास वो बिल्कुल बीचों बीच है, कैसे बीचों बीच, ऐसे, जो इसके ऊपर से बेटा, जो इसके ऊपर से है, तो मेरे पास ये होगा, तो 3 इधर और एक ऊपर की तरफ आएगा। यदि मैं इसकी ज्योमेट्री फॉर्म करूंगा तो बेटा देखो यहां पे जो पॉइंट्स हैं मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं जो व्हाइट वाले हैं उनको मैं कंसीडर ए बी सी से कर रहा हूं, राइट। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये जो बीच वाला है, ये जो येलो कलर में है, इसको मैं डी से या ओ से कंपेयर कर रहा हूं। तो इसकी जब मैं यदि ट्रायंगुलर ज्योमेट्री फॉर्म करूंगा तो वो आपको ऐसा को दिखेगा, ऐसा ऐसा, आई बात समझ बेटा, ऐसा आपको दिखेगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। तो मैंने आपको हमेशा बोला बेटा कि जो पॉइंट्स आप बनाते हो ये सब सेंटर ऑफ एन एटम्स होते हैं, ये पूरे क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे जो एक सेंटर पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक वाइड क्रिएट होगा, उस वाइड को क्या बोलेंगे अपन, टेट्राहेड्रल वाइड, क्लियर। यहाँ पे मैं एक वाइड क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ पे जो वाइड क्रिएट होगा इस वाइड का नाम क्या होगा मेरे पास, टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहाँ पे जो वाइड क्रिएट कर रहा हूं मैं ये, वो यहाँ पे शो होगा, ये टेट्राहेड्रल वाइड को रिप्रेजेंट करेगा, क्या बोलेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि टेट्राहेड्रल जो वाइड है उसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके लिए जो रिलेशन अपन कैलकुलेट करते हैं वो रिलेशन क्या होगा, जो अपन ने पहले सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो आएगा r अपॉन r इज इक्वल टू 0.225, ये मेरे पास रिलेशन आएगा। भाई देखो जब अपन यहाँ पे कैटायन की बात कर रहे थे तो कैटायन के भी आंसर में सेम वैल्यू थी अपने पास। तो टेट्राहाइड्रल में इस प्रकार की ज्योमेट्री आपका ऑब्जर्वेशंस आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक ऑक्टाहाइड्रल। अब जो ऑक्टाहाइड्रल है वो कैसा होगा बेटा, जो ऑक्टाहाइड्रल है वो आप कैसा फॉर्म करेंगे, देखो ऑक्टाहाइड्रल जो फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा, एक आपके पास इधर है, ये आपके पास इधर है, और एक आपके पास इधर है। सिमिलरली अब आपके पास जस्ट इसके अपोजिट ऊपर में है ना, इसके अपोजिट ऊपर इस प्रकार से आएगा, समथिंग कुछ ऐसा यहां पे आएगा। एक इधर
एक इधर और एक समथिंग ऐसे, ये आपके पास आएगा बेटा। इसमें जो वॉइड डेवलप होता है बेटा, वो कैसे डेवलपमेंट होता है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड डेवलप होता है। तो जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड आप डेवलप कर रहे हो, तो देखो ऑक्टा का मतलब होता है सरफेस, है ना। तो सरफेस का देखो कई लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ड्राइंग समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जो ड्राइंग्स होती है वो कुछ इस प्रकार से आएगी आपके पास, ऐसे ऐसे। अब आप ड्राइंग देखोगे तो वो कुछ अलग दिखती है, और ऑब्जर्वेशन देखोगे तो वो कुछ अलग दिखता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं। देखो इस ड्राइंग का जो मेन फंक्शन है, आप उसमें एटम का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो। यहां पे कैसा बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पी है, ये क्यू है। क्लियर। और यहां पे आपके पास बीच में एक वॉइड आएगा, यहां बीच में क्या आएगा बेटा, वॉइड आएगा। तो जो वाइड डेवलपमेंट है, इसमें टोटल एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आपके पास, 6। तो यहां पे 6 है ना बेटा, यहां भी आपके पास 6 है। तो जब इसको अपन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन आएगा, और जो वाइड क्रिएट होगा वो इसी से अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे जो रेडियस रेशियो अपन ने कैटायन, देखो अपन ने जो कैटायन और एनायन के केस में सॉल्व किया था, कोऑर्डिनेशन में किसके लिए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो कैटायन और एनायन का रेशियो था 0.414। यस। तो भाई यहां पे जो वाइड है, वाइड का रेडियस अपन ने स्मॉल आर लिया है, और रेडियस का एटम अपन ने आर लिया है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.414 से कैलकुलेट होगा बेटा ये आपके पास। क्लियर। तो जैसा मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक क्रिस्टल के लिए होता है, उसी प्रकार मेरे पास वैल्यू इसके लिए रहती है। इसी प्रकार मेरे पास एक और आएगा क्यूबिकल वाइड्स। तो जो क्यूबिकल वाइड्स है वो क्या अरेंजमेंट है, अभी क्यूब अरेंजमेंट है। तो जो क्यूबिकल वाइड है, क्यूबिकल वाइड में कैसा होगा, देखो जो आप क्यूब फॉर्म करेंगे बेटा, जो क्यूब फॉर्म करेंगे ऐसे, तो क्यूब फॉर्म करेंगे तो जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉर्नर पे है, तो बीच में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस आएगा, यहां पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, वाइड। इसको क्या बोलेंगे अपन, वाइड बोलेंगे। तो जो वाइड यहां पे जो क्यूबिकल वाइड में इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.732 से। और मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, इसमें कोई भी नहीं, आप कैलकुलेशन है, मैथ्स में एंगल कैलकुलेशन करो या पाइथागोरस थ्योरम में किसी भी प्रकार से कैलकुलेट करोगे, आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। तो जिस प्रकार से मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए था, उसी प्रकार से मैं वाइड के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। तो रिजल्टेंट क्या निकला मेरे पास, रिजल्टेंट ये निकला कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, क्या बोल रहा है, जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में जो वैल्यू थी आपके पास रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन की, वो कितनी थी बेटा, 0.155 से लेके 0.225 के बीच में थी। क्लियर। तो यहां जो वाइड था, वाइड का रेशियो यदि मैं आर ले लूं और एटम का आर, तो आर अपॉन आर इज, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है 0.155 से कैलकुलेट करूंगा मैं, तो क्या बोलेंगे अपन, ट्राइगोनल वाइड। दूसरा मेरे पास है टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, इसकी वैल्यू थी 0.225 के बराबर या उससे ज्यादा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, इसके बराबर लेकिन इससे ज्यादा, ठीक। तो वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 0.414 से कैलकुलेट हो रही थी। यहां पे रेडियस कितना हो जाएगा, वाइड के केस में सेम आंसर, इसकी जो पहली वैल्यू 0.225, इससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 0.414 था, 0.732, तो वाइड के लिए कितना आ गया बेटा, आर अपॉन आर इज इक्वल टू 0.414 से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी प्रकार क्यूबिकल वाइड के लिए, क्यूबिकल में क्या था मेरे पास, 0.732 से 0.414, तो मेरे पास कितना हो गया, आर अपॉन आर इज इक्वल टू बेटा 0.732। यस और नो, क्लियर। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा अरेंजमेंट था, किसके लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए और वाइड की थ्योरी के लिए। ओके। अब यदि मेरे पास एक एब्सिसिक क्रिस्टल है, क्या बोल रहा है,
मेरे पास एक एफसीसी क्रिस्टल है, या जिसको अपन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, जो कि मेरे पास एफसीसी क्रिस्टल से कैलकुलेट होता है। यस, एफसीसी क्रिस्टल से मेरे पास कैलकुलेट होता है। तो इसको अपन फॉर्म कैसे करेंगे कि मेरे पास एक अरेंजमेंट है, एक मैंने ये क्यूब फॉर्म किया बेटा, और इस क्यूब में सेंटर से सेंटर जैसे अपन ने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया था, उसी प्रकार से ये ड्रॉ होते हैं। क्लियर? और यहां से और ये पॉइंट, ये रहा। ठीक है, एक मैंने ने क्रिस्टल फॉर्म किया, देखो बेटा, अपने पास जो ज्योमेट्री थी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में, तो जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग थी उसमें एटम कहाँ पे थे बेटा? एक तो कॉर्नर पे थे, जितने भी मेरे पास कॉर्नर थे वहां पे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा, और मेरे पास कहाँ पे था? फेस के सेंटर पे, क्योंकि वो एफसीसी अरेंजमेंट है बेटा, फेस के सेंटर पे। इस प्रकार से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन था। ऐसे अब क्लियर करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको ऐसे अपन ने ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया इसको, और यहां से अपन ने टच किया। ये जो सेंटर लाइन है अपने पास, इसको अपन ने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, मेरे को एफसीसी क्रिस्टल फॉर्म करना है बेटा, जो कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का टर्म्स है। तो ये अपन ने एक एफसीसी फॉर्म कर लिया, जिसको अपन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। ऐसे अब ध्यान से देखो कि एक छोटा सा जो पोर्शन है ना, जो छोटा सा पोर्शन है एक यहाँ पे, जो टेट्राहाइड्रल वाइड है,
टेट्राहाइड्रल वाइड क्या बोल रहा है, मेरे पास कितने एटम का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, केवल 4 एटम। देखो जब भी आप टेट्राहाइड्रल बोलोगे बेटा तो आपके पास ऑब्जर्वेशन ऐसा दिखेगा, 1 2 3 और 4, ये रहा। क्लियर बेटा यहां से? तो इसको मैं टेट्राहाइड्रल कितना बोलूंगा, टी से नाम दिया मैंने टेट्राहाइड्रल वाइड को। टेट्राहाइड्रल वाइड को टी से नाम दिया बेटा। तो मेरे पास देखो यहां पे देखो 1 2 3 4, तो एक ये जो छोटा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं शेडेड कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा, इस ब्लॉक को मैं शेडेड कर रहा हूं, ये वाला जो ब्लॉक है छोटा सा, ये दिख रहा है आपको बेटा, ये एक छोटा सा जो ब्लॉक है ये वाला, इस ब्लॉक में मेरे पास 4 एटम का डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, 1 2 3 4। तो यहां पे जो वाइड होगा उसका नाम क्या होगा बेटा, टेट्राहाइड्रल वाइड। क्या होगा बेटा, टेट्राहाइड्रल वाइड। अब देखो मेरे पास कितने ब्लॉक है इसमें, 8 ब्लॉक है भाई, 4 ब्लॉक ऊपर है 4 ब्लॉक नीचे है ना भाई, 4 ब्लॉक ऊपर 4 ब्लॉक नीचे है, तो हर जगह क्या होगा, टेट्राहाइड्रल आएगा ना मेरे पास, हर जगह आएगा बेटा, हर जगह। यहां भी एक टेट्राहाइड्रल आएगा, पीछे वाले में एक टेट्राहाइड्रल आएगा, मैं यहां टी लिख देता हूं, पीछे वाले में यहां कहीं दिखेगा आपको टी, फिर यहां पे दिखेगा आपको टी, फिर यहां फ्रंट वाले में आपको दिखेगा ऊपर टी, फिर आपको इधर नीचे वाले में दिखेगा टी टेट्राहाइड्रल, फिर आपको एक पीछे दिखेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो टेट्राहाइड्रल है वो कितने दिखेंगे मेरे पास 4, देखो एक पीछे भी है यहाँ पे, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो जो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड है, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड वो कितने मेरे पास, टेट्राहाइड्रल वाइड के नंबर कितने बेटा मेरे पास, 8। तो मेरे पास जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है उसमें टेट्राहाइड्रल वाइड के जो नंबर है वो मेरे पास कितने बेटा, 8। ठीक है, अब इसी प्रकार ऑक्टाहाइड्रल वाइड भी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। तो जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है अब उसमें मुझे निकालना है ऑक्टाहाइड्रल वाइड। तो जो ऑक्टाहाइड्रल वाइड है वो कितना होगा और कितना पार्टिसिपेट करेगा बेटा, है ना, ये भी अपन को बहुत क्लियर होना चाहिए कि कितना है और कितना वो पार्टिसिपेट करेगा। देखो इसमें भी फेस सेंटर मेरे पास, तो एटम यहां पर है, यहां पर है, कॉर्नर तो है बेटा, बिना कॉर्नर के क्यूब नहीं होगा, फेस के सेंटर पे ऐसे है। अब देखो जो ऑक्टाहाइड्रल वाइड है मेरे पास, ऑक्टाहाइड्रल वाइड कैसा शो कर रहा है भाई, ऑक्टाहाइड्रल वाइड जो शो कर रहेगा वो इस प्रकार से शो करता है आपको, 8 सरफेस जैसे आपको दिखेगा, ऐसे है ना, ऐसे आपको दिखेगा। तो यहां पे इसको बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल। तो आपके पास जो सरफेस है बेटा ऑक्टाहाइड्रल में, वो सरफेस कुछ इस प्रकार से है कि 4 सरफेस ऊपर की तरफ दिख रही है आपको और 4 सरफेस आपको नीचे की तरफ दिख रही है, ये ना बेटा। तो यहां बीच में जो एम्प्टी स्पेस आएगा उसको बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल वाइड। अब यहाँ पे जो ऑक्टाहाइड्रल वाइड है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो देखो एक तो जितने भी मेरे पास एज सेंटर हैं ये वाले, यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल है, ये ऑक्टाहाइड्रल है, ये भी ऑक्टाहाइड्रल है, जितने भी एज है, कितने एज सेंटर मेरे पास, अब सोच लो मेरे पास 12 एज सेंटर, सॉरी मेरे पास 12 एज सेंटर है।
तो मेरे पास जितने भी एज सेंटर हैं वहां पे ऑक्टाहाइड्रल वाइड आएगा। कहां पे बेटा? एज सेंटर पे। तो जो एज सेंटर हैं, एज सेंटर में कितने हैं? 12 है। तो 12। अब ये बताओ कि हर एज सेंटर में कितना पार्टिसिपेट करेगा? भाई पूरा तो करेगा नहीं, आधा बाहर भी रहेगा ना अदर डायरेक्शन में। तो 1/4 होता है बेटा आपके पास। तो 1/4 से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गया मेरे पास? 3। क्लियर है? तो एज सेंटर में यदि मैं टोटल काउंट करता हूं तो 3 मेरे पास ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स आ जाएंगे। और कहां होगा भाई? एक ऑक्टाहाइड्रल आपके पास बीच में होगा। क्लियर दिख रहा है आपके पास? ये वाला एक ऑक्टाहाइड्रल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कितना? 1। तो मेरे पास जो टोटल होगा वो कितना होगा बेटा? 3 + 1 से कितना हो गया मेरे पास? 4। नहीं, टेट्राहाइड्रल वाइड कितने मेरे पास? 8 है, जबकि ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितना मेरे पास? 4 है। तो देखो ये कंट्रीब्यूशन होता है मेरे पास क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। तो मेरे पास यहां पे अपन ने आज पढ़ा कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं या जो वाइड्स होते हैं उसमें किस प्रकार के अपन वाइड्स क्रिएट कर रहे हैं या किस प्रकार से अपन पैकिंग करते हैं, तो किस प्रकार का वो अरेंजमेंट करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। अब चलते हैं अपन कोवलेंट क्रिस्टल में। यहां भी एक से एक टॉपिक है आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल? तो भाई कोवलेंट क्रिस्टल जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होती है बेटा? कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती हैं। जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल्स में मेरे पास क्या क्या है? जो बहुत अच्छे एग्जांपल्स है उसमें कोवलेंट में मेरे पास है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, सिलिकेट्स। तो ये मेरे पास कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं किसके लिए? कोवलेंट क्रिस्टल के लिए। कोवलेंट क्रिस्टल में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग के साथ तो मेरे पास जो कोवलेंट होता है, जो कोवलेंट की अपन बात करते हैं, कोवलेंट में क्या होता है मेरे पास कि जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में रेडियस आर और आर। अब ये प्लस और माइनस कैलकुलेट नहीं करते। अब ये आर और आर से कैलकुलेट होते हैं कोवलेंट क्रिस्टल में, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम होते हैं और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग से। जैसे मेरे पास अपन बोलते हैं ना बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो अपन जो भी कार्बन से कार्बन जैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको बोल रहे हैं अपन कोवलेंट बॉन्ड। अब जो मेरे पास डायमंड है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है? डायमंड की जो खास बात है उसमें क्या? डायमंड की खास बात है उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रल। क्यों है? बिकॉज ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। क्या बोला मैंने? जो मेरे पास डायमंड है, डायमंड क्या बोलते हैं? हीरा। मेरे पास जो हीरा है, हीरे में जो कार्बन एटम्स होगा क्या होगा बेटा? डायमंड में जो कार्बन एटम है ये मेरे पास sp3 हाइब्राइड है। ये एनडीए में क्वेश्चन बहुत आते हैं ये, ठीक। तो जो कार्बन एटम है वो मेरे पास डायमंड में sp3 हाइब्राइड है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो डायमंड है वो टेट्राहाइड्रल नेटवर्क में है। जो डायमंड है वो कैसा बेटा? टेट्राहाइड्रल नेटवर्क में है। तो मेरे पास जो एक कार्बन एटम है डायमंड में वो अनदर कार्बन से जुड़ा है और सब के सब क्या बेटा? कार्बन। ये मेरे पास पूरे के पूरे कार्बन है और इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। क्लियर? लेकिन एक जो कार्बन एटम है वो अनदर कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इस बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवैलेंट। ये मेरे पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहां पे एक जो कार्बन है ये फिर से अनदर 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये जो कार्बन है ये भी 4 के साथ जुड़ेगा। ऐसे कईयों आपके पास लिंकेज आती रहेंगी, राइट। अपन एक कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम होते हैं सब के सब मेरे पास sp3 हाइब्राइड होते हैं, राइट।
सबके सब sp3 हाइब्रिड होते हैं, इसलिए इनकी जो एज होती है बहुत ज्यादा शार्प होती है। भाई सब में जितने भी कॉर्नर है, तो कार्बन है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, सब में मेरे पास टेट्राहेड्रल नेटवर्क है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल कैलकुलेशन होता है, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ जो बॉन्ड एंगल कैलकुलेशन है वो है मेरे पास 109.28, अप्रोक्सीमेट क्या लिखते हैं इसको अपन 109, सॉरी इसको अपन लिखते हैं 109.5 डिग्री का। क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो एक टेट्राहाइड्रल नेटवर्क है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हैं। कहते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल पूछा गया कंपटीशन में। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हैं, 6 एक स्ट्रक्चर में। आप ये मत बोल देना टेट्राहाइड्रल 4, तो मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं, टेट्राहाइड्रल में तो 4 देगा, 4 पे टिक लगा दिया आपने। नहीं भाई, आप ये देखो कि लाइक ए फैन, आपका जो रूम पे पंखा टंगा है वो उसका सेंटर है, 3 उसकी पंखुड़ी और एक आपने टांग के रखा हुआ है, तो तीनों जो विंग्स है वो कितने एंगल बनाएंगे, 3 एंगल बनाएंगे। और विंग्स ऊपर जो हैंगिंग है उसके साथ कितने एंगल बनाएंगे, 3 एंगल बनाएंगे। 3 और 3 कितने एंगल हो जाएंगे, 6 एंगल। सबके सब एंगल कितने, 109 डिग्री 28 मिनट के। तो ये मेरे पास टेट्राहाइड्रल नेटवर्क है। अब यहां पे खास बात क्या है डायमंड में, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है कोवेलेंट क्रिस्टल है, इसके जितने भी कार्बन एटम होते हैं ऑल इज sp3 हाइब्रिड होते हैं, शार्प एज होती है, यूज करते हैं कटिंग टूल्स ऑफ ग्लास, ग्लास को काटने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तो करंट भी फ्लो नहीं करा सकते, बेड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं। हाँ, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है 2.48। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.48। और यही रीजन है कि इसमें लाइट रेज आने के बाद कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और ये बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, और शाइनिंग करने के कारण इसका इस्तेमाल काय में करते हैं अपन, आभूषण के लिए, ज्वेलरी फॉर्मेशन में अपन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो मेरे पास डायमंड जो है एक क्रिस्टल है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये थोड़ी है, तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे पास जो डायमंड है वो टेट्राहाइड्रल है। अब उसने क्वेश्चन कर दिया कि मुझे डायमंड को क्यूबिकल शेप में कन्वर्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने चाहिए मुझे। क्वेश्चन क्या किया बेटा, क्वेश्चन ये किया कि भाई मेरे को डायमंड जो टेट्राहाइड्रल था, टेट्राहाइड्रल को मैंने क्यूबिकल शेप में कन्वर्ट करना है, तो क्यूबिकल शेप में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या उसमें कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो भाई, जब मैंने डायमंड पढ़ा तो डायमंड को मेरे को मालूम था कि टेट्राहाइड्रल नेटवर्क है। क्लियर, यस और नो। तो मेरे को ध्यान से देखो, यदि मैं एटम की बात करूं तो मेरे को यहां पे 5 एटम ऑब्जर्वेशन पे आ रहे हैं, एक सेंटर पे है और कॉर्नर पे 4। यस, लेकिन उसका क्वेश्चन ये नहीं था, उसने क्या बोला, मुझे क्यूब बनाना है, तो क्यूब में कैसे, बोले ठीक। अब अपन क्या करते हैं, एक क्यूब डिजाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर अपन कार्बन को अरेंज करें, तो कार्बन का अरेंजमेंट उस क्यूब में कैसा होगा। क्लियर। अब देखो क्यूब में कितने कॉर्नर से, बोले 8 कॉर्नर हैं। टेट्राहाइड्रल में कितने, बोले 4 कॉर्नर है, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8। अब आप इस प्रकार से अरेंज करो कि अंदर मेरे पास टेट्राहाइड्रल दिखने लगे, राइट। तो देखो मैंने मान लो एक एटम यहां पे रख दिया, रखा, तो जहां पे रखा है जो लाइन टच हो रही है वहां पे मैं अदर एटम एक भी नहीं रखूंगा, यहां नहीं रखूंगा। तो कहां रखा मैंने, यहां रखा, टच नहीं हो रहा बेटा, यहां रखा, टच नहीं हो रहा है, और यहां रखा, देखो ये भी टच नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब आपको कितने दिखने लगे, 4 दिखने लगे कॉर्नर पे, जैसे ये 4 थे वो मुझे 4 दिखने लगे। अब चारों को यदि मैं ज्वाइन करता हूं तो बीच में एक मुझे कार्बन शो करना पड़ेगा, और बीच में जब कार्बन शो करेंगे तो यहां से ये इनके साथ कैसा दिखेगा, अरे इनके साथ ये टेट्राहाइड्रल में दिखेगा ना। देखो ध्यान से यार, ये मुझे एक टेट्राहाइड्रल दिखने लगा। अब जब एक टेट्राहाइड्रल दिखने लगा, अब मैंने क्या करा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिया, अब देखो 4 कॉर्नर फिर बच गया आपके पास, एक बच गया, दूसरा ये बचा है, तीसरा ये वाला कॉर्नर बचा है, और चौथा ये बचा है। अब इसके लिए मैंने क्या करा, एक एटम और सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट किया और इसको यहां से लोकेट कर दिया, तो फिर से इसने टेट्राहाइड्रल बनाया। लेकिन मैं क्यूब के बाहर नहीं गया, मैं क्यूब के बाहर नहीं गया। क्लियर।
तो मेरे पास जब क्यूब के बाहर नहीं गए तो मेरे पास देखो यूनिट सेल कितनी आ रही है, यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, पूरा क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कॉर्नर, कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे 8, अंदर कितने आ गए, 2 आ गए। अरे 1 + 2 से कितने एटम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 3 हो गया ना। देखो क्यूब नहीं बनेगा वो मुझे मालूम है, लेकिन क्वेश्चन तो बनेगा ना, क्वेश्चन बना सकता है कि भाई मेरे को डायमंड था, डायमंड टेट्राहेड्रल नेटवर्क में था, मुझे जो रिक्वायरमेंट थे एटम जो भी दिख रहे थे आपके पास ऑब्जर्वेशन में, जब मैंने क्यूब फॉर्मेशन किया तो क्यूब के अंदर चाहिए मुझे, क्यूब के बाहर नहीं चाहिए। तो यदि मेरे पास 3 एटम होंगे कार्बन के तो मैं उसको क्यूबिकल शेप में कन्वर्ट कर दूंगा, और यही मेरा क्वेश्चन आईआईटी का है। क्लियर? तो ये मेरे पास एक डायमंड का यूनिक क्वेश्चन है जिसको क्यूबिकल शेप में कन्वर्ट करा और नंबर ऑफ एटम पूछा गया। अब चलते हैं अपन सेकंड पार्ट ग्रेफाइट में। अब जो मेरे पास ग्रेफाइट है जी, ग्रेफाइट, अब जो ग्रेफाइट है मेरे पास वो क्या बोलता है, देखो बेटा थोड़ा सा हिंदी लिख दे, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जिनको पढ़ाई करनी रहती है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा हिंदी आपको आना चाहिए, और इसलिए भी ऐसा नहीं कि मैं भी हिंदी भूल जाऊं, इसलिए बीच बीच में हिंदी लिखते रहना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेफाइट है वो क्या बोलता है, ग्रेफाइट अपन ने 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें ग्रेफाइट में भी। तो ग्रेफाइट क्या है, देखो सिंपल है, इट इज हेक्सागोनल प्लेनर लेयर स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं, इट इज हेक्सागोनल प्लेनर एंड लेयर स्ट्रक्चर। क्लियर? तो बहुत सिंपल से टर्म्स बोला, हेक्सागन है, प्लेन है, लेयर है, एक के ऊपर एक है, इन विच ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिड, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिड, जितने भी कार्बन है वो सबके सब sp2 हाइब्रिड में है। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करने को बोल रहे हैं, लेयर स्ट्रक्चर, कि भाई मेरे पास ग्रेफाइट है, उसमें हेक्सागन है, खूब सारे हैं, एक नहीं बेटा खूब सारे हेक्सागन हैं, इतने हैं कि आप ऐसे बनाते जाओगे और ये बोलेंगे बनाते जाओ हम खत्म नहीं होंगे, हम रोक देते हैं, ठीक है। ऐसी मेरे पास और भी लेयर्स हैं, ऐसी और भी लेयर्स हैं, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर है, तो ये किसी फोर्स से जुड़ी रहती हैं। तो जो फोर्स है उसका नाम है वंडरवाल फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा, वंडरवाल फोर्स। अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि जो मेरे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है वीक वंडरवाल फोर्स, दुर्बल वंडरवाल बल इसमें कार्य करता है, और यही रीजन है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करती है। क्लियर? अब अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब स्ट्रक्चर जो है उसमें एक हेक्सागन पे सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन फॉर्म किया। मेरे पास एक हेक्सागन है, एक हेक्सागन है, तो एक क्वेश्चन है आईआईटी मेन का, क्या था कि टोटल बॉन्ड एंगल कितने होंगे, ग्रेफाइट के एक हेक्सागन के स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड एंगल कितने होंगे। बच्चा फट से बोलता है हेक्सागन मतलब 6 बॉन्ड एंगल, गधे के ग, इसको बोलते हैं गधे के ग, बहुत जल्दी हर बची रहती है। भाई क्वेश्चन देख ना, क्वेश्चन देख, जब मेरे पास ग्रेफाइट है तो वो अकेला नहीं है, उसके सराउंड में भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसने एक पूछा, उसने क्या पूछा, एक पूछा। ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का है, ये बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का है, ये बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का है। सबसे पहली चीज तो एक कार्बन पे मेरे पास यहां जो एक कार्बन है, इस एक कार्बन पे बॉन्ड एंगल कितने, मेरे पास टोटल 3 है ना भाई, तो ये भी कार्बन, 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 तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हो गए। देखो सबसे पहला तो बोला कि कार्बन 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 के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, मेरे पास 120 डिग्री। अब यदि वो बोलता है कि
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो भैया मेरे पास कितने आएंगे, एक कार्बन में 3 बॉन्ड एंगल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 3 द 18 नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे मेरे पास। आई बात समझ में? ये नहीं कि हेक्सागन देखा 6 पे टिक लगा दिया ना, 18 बॉन्ड एंगल है। कितने, एक कार्बन पे 3 बॉन्ड एंगल, तो मेरे पास कितने बॉन्ड एंगल हो गए, 18 बॉन्ड एंगल हो गए। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब अपन ने क्या करा, यहां से एक छोटा सा पार्ट यहां से उठा के इधर पटका। कैसे पटका कि भाई मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन के सराउंड में और भी कार्बन है, यस और नो, बोले यस। और जितने भी कार्बन एटम है, ऑल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्राइड। कौन से हाइब्राइड बेटा, sp2 हाइब्राइड है। ये भी क्लियर है कि जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसमें जो हाइब्रिडेशन पार्ट है वो मेरे पास sp2 हाइब्राइड है। sp2 हाइब्राइड का मतलब ये है कि ये प्लेनर हो गए। भाई प्लेन क्यों है, क्योंकि मेरे पास जितने भी कार्बन एटम हैं वो सब कैसे मेरे पास sp2 हाइब्राइड में। लेकिन जो कार्बन होता है बेटा उसमें हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक क्या करेगा, अरे यार जितने भी कार्बन है सब में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इसी को अपन पाई इलेक्ट्रॉन भी पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लियर। तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये करंट फ्लो कराने में, मतलब कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आपके पास यदि ये जुड़ जाते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, तो आप उसको मल्टीपल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास देखो क्वेश्चन क्या क्या है, मैं आपको क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। पहला है कि जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो फोर्स लगा उस फोर्स का नाम है वंडरवॉल फोर्स, और ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स वन लेयर स्लाइड ओवर दी अदर, एक लेयर जो है दूसरी लेयर पे स्लाइड करती है। और यही रीजन है कि इस ग्रेफाइट का इस्तेमाल अपन कहां करते हैं, लुब्रिकेंट के फॉर्म में करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या करते हैं बेटा, अपन लुब्रिकेंट के फॉर्म में करते हैं। दूसरा, एक हेक्सागन में जो बॉन्ड एंगल है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने थे, 18। जितने भी कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्राइड। और यही रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या करता है, करंट को फ्लो करा देता है। करंट को क्या करा देता है, फ्लो करा देता है। एक खास बात और, क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, क्या था, कार्बन का यूज मींस इस ग्रेफाइट का यूज अपन कहां करते हैं, लीड पेंसिल में। कहां करते हैं बेटा, लीड पेंसिल में। कौन सी पेंसिल में, लीड पेंसिल, LEAD, और पेंसिल लिखा है। लीड स्पेलिंग कैसे दिख रही है, अरे लेड जैसी दिख रही है ना। तो उसने क्वेश्चन किया था कि लीड पेंसिल कंटेन, तो बच्चे ने पढ़ लिया लेड पेंसिल कंटेन। उसने पहला ऑप्शन बनाया था, क्या बनाया था, उसने पहला ऑप्शन बनाया था PbO। दूसरा ऑप्शन क्या बनाया, दूसरा ऑप्शन बनाया PbO2। और तीसरा ऑप्शन बनाया, क्या बनाया, बोले Pb2O3। और चौथा ऑप्शन बनाया, क्या बनाया, बोले ग्रेफाइट। क्या बनाया, ग्रेफाइट। तो क्या टिक लगाना था, अबे ग्रेफाइट पे टिक लगाना था ना। ये थोड़ी लेड पेंसिल लगा दिया, स्पेलिंग मैच करने से क्या हो रहा है, लेड पेंसिल, तो लेड पे टिक लगा दिया। भाई लीड पेंसिल है, आप उसका वर्डिंग दो, स्पेलिंग सेम है तो क्या हो गया, आई वो समझ में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो पेंसिल होता है, ग्रेफाइट होता है, ब्लैक कलर की होती है, और व्हाइट पेपर पे ओपेक स्ट्रक्चर देता है। ओपेक मतलब उठ के दिखता है। जैसे अपन व्हाइट पेपर पे पेंसिल से लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगता है वो थोड़ा उभर के आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए ओपेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या होता है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं अपन लीड पेंसिल में। लेड पेंसिल नहीं है कि लेड पे टिक लगा दिया, क्लियर, याद रखना छोटी छोटी गलतियां। तो ये मेरे पास कोवेलेंट क्रिस्टल है, कोवेलेंट बॉन्ड से इसमें, जैसे डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड है इसी प्रकार इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन का करेक्टर है। अब जो तीसरा इसका इलेक्ट्रोस पार्ट है वो है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का पूरा नाम है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, जर्मन वर्ड है। अब फ्लोरेंस जो होता है उसमें कार्बन 60 होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है। खास बात, इसकी खास बात कि जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो sp2 हाइब्राइड होते हैं, sp2 हाइब्राइड होते हैं। और मेरे पास 12 पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है बेटा, 12 पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखना 12 पेंटागन। तो मेरे पास ये कार्बन है, 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 5 और 12, 12 पंचे कितने कार्बन बेटा, 60 कार्बन, यस और नो।
मेरे पास जो फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SA60 है, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्राइड, इट फॉर्म 12 पेंटागन स्ट्रक्चर। इसमें 12 पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं, एक नहीं होते बेटा, कितने होते हैं? 12 मेरे पास पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं। तो अपन जब इसकी ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं तो ज्योमेट्री फॉर्म अपन कैसे कर पाएंगे? देखो, मैंने एक पेंटागन फॉर्म किया, मैंने एक पेंटागन फॉर्म किया, क्लियर? ये मेरे पास एक पेंटागन है। अब इस पेंटागन से अपन ने क्या करा, ऐसे ड्रॉ किया 5 लाइन। मुझे कितने पेंटागन बनाने बेटा? 12। ये मेरा पहला पेंटागन है। अब अपन ने क्या करा, ये जो लाइंस आ रही थी उसको हेक्सागन में कन्वर्ट कर दिया। देखो, ये अपन ने इसको हेक्सागन में कन्वर्ट कर दिया। देखो, कोई भी चीज कठिन नहीं है बेटा, आपके ड्राइंग्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं, और ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन उसी से डेवलप होते हैं बेटा। आप सोचो कि नए क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है, लेकिन डेवलपमेंट आपके पास होना चाहिए कि डेवलपमेंट आपने कैसे किया। अब यहां पे अपन एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। वेट, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ करा इसमें, ठीक है? तो जो सर्किल ड्रॉ करा वो आपको लाइक ए फुटबॉल दिखेगा। ये आपको कैसा दिखेगा बेटा? लाइक ए फुटबॉल दिखेगा। अब देखो, मेरे को 12 पेंटागन चाहिए थे, एक पेंटागन हो गया। तो देखो, जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी ये वाली 5, इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो पेंटागन को रिप्रेजेंट करेगी। ये दूसरा पेंटागन हो गया बेटा, ये वाला देखो, ये तीसरा पेंटागन हो गया, ये वाला चौथा पेंटागन हो गया, ये वाला 5वां पेंटागन हो गया, और ये वाला शायद 6ठा पेंटागन हो गया। देखो ध्यान से, हो गया यार। तो 6 पेंटागन आगे और 6 पेंटागन पीछे, बन गया ना फुटबॉल। अब खास बात यह कि इसमें जितने भी कार्बन एटम थे, जितने भी कार्बन एटम थे, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्राइड। भाई, जितने भी कार्बन एटम थे सबके सब sp2 हाइब्राइड है। इसका मतलब यह है कि सब में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यस और नो? तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग जगह डिस्टेंस पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर? इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन फ्लोरेंस स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? फ्लोरेंस स्ट्रक्चर। और लाइक ए फुटबॉल स्ट्रक्चर, एक प्यारा सा फुटबॉल बना है। आई समझ में? तो ये मेरे पास जो बॉन्डिंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन के लिए। छोटा सा कार्बन पार्ट है लेकिन है बहुत दमदार। कार्बन में 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है। कौन सा क्रिस्टल? 3 एलोट्रॉप्स। कौन से क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है मेरे पास? एक का नाम है डायमंड, एक का नाम है ग्रेफाइट, और एक का नाम है फ्लोरेंस। टॉपिक छोटा सा है लेकिन बड़ा मजेदार टॉपिक है, क्लियर? और छोटे छोटे क्वेश्चन डेवलपमेंट करने हैं आपको। तो मेन जो आपको याद रखना है वो ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट पे। अब जो सिलिकेट है वो मेरे पास क्या है, सिलिकेट के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कहां से आते हैं, पूरी थ्योरी आपको मैं डिस्क्राइब करता हूं कि जो सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट के स्ट्रक्चर अपन कैसे फॉर्म करेंगे, क्लियर? सिलिकेट बनता कैसे है ये भी बता देता हूं मैं। मेरे पास एक रिएक्शन थी, ये लास्ट ईयर 19 IIT का क्वेश्चन था कि मेरे पास सिलिकॉन जो टेट्राक्लोराइड है, जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो मेरे पास बनता है सिलिसिलिक एसिड। अब आप एक बच्चा बोलता है सर ये तो हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, लेकिन आपने एसिड क्यों पढ़ा? भाई, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं भी OH देखा तो हाइड्रोक्साइड लिख दिया। भाई, यदि ऐसा होता तो मैं इथाइल अल्कोहल को क्या लिखता? इथाइल हाइड्रोक्साइड पढ़ता है ना। पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। यहां मैंने क्या पढ़ा? इथाइल अल्कोहल पढ़ा। भाई, मैंने क्या पढ़ा था? सोडियम के साथ जब OH था तो हाइड्रोक्साइड पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया। कैल्शियम के साथ OH था तो मैंने हाइड्रोक्साइड पढ़ा, राइट? लेकिन जब सिलिकॉन के साथ था तो मैंने क्या पढ़ा? सिलिसिलिक एसिड पढ़ा। क्यों पढ़ा? अरे बहुत सिंपल सा रीजन है भाई, हाइड्रोक्साइड वहां पढ़ते हैं जहां पे यम आता है। यम समझे? मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्या इथाइल, कार्बन हाइड्रोजन में यम आता नहीं आता, सिलिकॉन में यम आता नहीं आता, तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं होते, क्या होते हैं, नॉन मेटल है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर है वहां पे। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बता दो बेटा, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये ऐसे नहीं होती, उसका एक रीजन होता है, उसका एक रीजन होता है कि वो कैसे आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो यहां पे जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का देखो कार्बन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 4 ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी सब शेल, है ना। बट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इज इक्वल टू 6 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी सब शेल। देखो इसमें जो डी सब शेल होते हैं वो नहीं होते हैं, और इसमें डी मेरे को पाए जाते हैं। डी पाए जाने के कारण इस प्रकार की फिनोमिना होती है कि ये दो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते, तो रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होती है। देखो कायदे से क्या होती है रिएक्शन, कि मेरे पास जो SiCl4 है, पहले ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 पहले से जुड़े, 2 आपके पास एम्प्टी थे, दोनों में वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर जाता है। यहां पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्लोरीन से ज्यादा होती है, ये 3.5 है, और ये मेरे पास 2.5 से वर्क करता है, ये 3.5 है और 2.5 होता है। पहले वाटर इंटर करता है, वाटर इंटर करने के बाद वहां से Cl मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। जब 2 वाटर गया तो पहले 2 Cl को रिप्लेस करता है, राइट। तो पहले वो क्या करता है कि 2 Cl को रिप्लेस करता है, 2 HCl के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, तो मेरे पास Si के साथ Cl2 और OH के साथ होल ट्वाइस आता है। फर्दर ये रिएक्शन करता है, फर्दर ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को एंटर करता है, फिर से यहाँ पे 2 HCl बाहर आते हैं, और मेरे पास SiOH होल 4 के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिसको मैं बोलता हूं सिलिसिलिक एसिड। क्या बोलता हूं बेटा, इसको बोलते हैं अपन सिलिसिलिक एसिड। तो जो सिलिसिलिक एसिड है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्म। ये कैसे होता है ये भी आपको बताता हूं मैं। देखो अब जो मेरे पास SiOH, ये भी OH था, ये भी OH था, ये भी OH था, और ये भी OH था, क्लियर। यहां पे जो सिलिकॉन एटम है वो मेरे पास sp3 हाइब्रिड है, और यही रीजन है कि उसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, उसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। अब यदि यहां से मैं 4H प्लस को हटा दूं, 4H प्लस को हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास बचेगा Si के साथ O O O और O, ये रहा, क्लियर, ये रहा। तो मेरे पास जो सबसे पहला जो सिंपल सिलिकेट है उसका नाम है आर्थोसिलिकेट। क्या बेटा, उसका नाम है आर्थोसिलिकेट। आर्थोसिलिकेट, तो जो मेरे पास आर्थोसिलिकेट है इसका जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास SiO4 नेगेटिव। आप जो क्वेश्चन पढ़ते थे कि भैया मेरे पास CO2 गैस है और SiO2 सॉलिड है, भैया ये आपको क्वेश्चन बनाया गया है, ऐसा मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। जो सबसे सिंपलेस्ट है वो भी मेरे पास SiO4 नेगेटिव के फॉर्म में है, ये मोनोमेरिक सिलिकेट है, इसका नाम होता है आर्थोसिलिकेट। क्या होता है बेटा, इसका नाम है आर्थोसिलिकेट। आर्थोसिलिकेट में जो सिलिकॉन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिड है। पॉइंट क्लियर। यदि मैं इसका टॉप व्यू स्ट्रक्चर देखूं तो टॉप व्यू स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपके पास बनेगा। कैसे बनेगा टॉप व्यू स्ट्रक्चर, आपको वही बता देता हूं। सिलिकेट का जो टॉप व्यू स्ट्रक्चर है वो आपको इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन पे आएगा, ऐसा। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है सिलिकेट का, क्लियर। अब यहां पे जो सेंटर है, सेंटर पे मेरे पास सिलिकॉन एटम है, तो बाकी सब में क्या है, 4 ऑक्सीजन एटम है। ये टॉप व्यू है इसका। यहाँ पे जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलिकॉन को, और जो होल रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, ऑक्सीजन को। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो मेरे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो जो सिलिकॉन ऑक्साइड का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है उसका नाम है आर्थोसिलिकेट। आर्थोसिलिकेट
जो मोनोमर फॉर्म होता है इसका फॉर्मूला है SiO4 4 नेगेटिव। क्लियर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आईआईटी में आ चुका क्वेश्चन, IIT 9 का क्वेश्चन था, पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट इज कॉल्ड डायमर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा? डायमर फॉर्म। डायमर फॉर्म में इसका फॉर्मूला पूछा था आईआईटी में, वो था मेरे पास Si2O7 6 नेगेटिव। बस केवल फॉर्मूला पूछा था Si2। तो जो मोनोमर फॉर्म है उसका नाम है आर्सोसिलिकेट और जो डायमर फॉर्म है उसका नाम है मेरे पास पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास Si2O7 6 नेगेटिव के फॉर्म में है। और जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से होगा, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन एक कंबाइन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और इसमें इस प्रकार से डायमर फॉर्म आ जाएगा और इन सब में एक एक क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पे मेरे पास सॉरी यहां पे नेगेटिव ऐसे। तो देखो फॉर्मूला मेरे पास ये है। यदि इसका मैं टॉप व्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूं तो टॉप व्यू स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी रीड करना आना चाहिए बेटा। भाई बुक में ऐसा बना हुआ है तो बुक में जो बना है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों होता है। क्लियर। ये देखो बहुत प्यारी रंगोली जैसे बनता है, बहुत प्यारा रंगोली, नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। और यहाँ पे जो बीच वाला आइटम है वो मेरे पास क्या है? सिलिकॉन को शो कर रहा है। क्लियर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है पायरोसिलिकेट। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास IIT 9 का क्वेश्चन था, केवल ये पूछा था जनरल फॉर्मूला पायरोसिलिकेट इज। तो ये मेरे पास कोवलेंट क्रिस्टल है। क्या बेटा? मेरे पास कोवलेंट क्रिस्टल है। इसके बाद मेरे पास आता है साइक्लिक सिलिकेट, जिसको अपन पॉलीसिलिकेट भी बोलते हैं। पॉलीसिलिकेट जो उसका जनरल फॉर्मूला जो है मेरे पास बेटा वो है SiNO3N2N नेगेटिव। यहां पे जो N की वैल्यू है वो मेरे पास 3 के बराबर या उससे ज्यादा, जो n की वैल्यू है वो मेरे पास 3 के बराबर या उससे ज्यादा, ये दो प्रकार से कॉम्बिनेशन करता है। एक बनाता है रिंग अरेंजमेंट और एक बनाता है ओपन चेन अरेंजमेंट। कैसा बनाएगा बेटा? एक बनाएगा रिंग के फॉर्म में और एक बनाएगा मेरे पास ओपन चेन के फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन इसका साइक्लिक सिलिकेट अपन जिसको बोलते हैं, साइक्लिक सिलिकेट क्या होते हैं वो अपन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। जो साइक्लिक सिलिकेट होते हैं, यदि मेरे पास n इजिकल टू 3 लिख दिया जाए, n इजिकल टू 3 लिख दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? Si3O9 और 6 नेगेटिव। ये मेरे पास साइक्लिक सिलिकेट है। तो साइक्लिक सिलिकेट जो है उसमें अपन देखो, जो साइकिल आपको बोला ना, आप ट्रेंगल बोला तो आप एक ट्रेंगल बना दो। आप टेंशन क्यों लेते हो? आप ट्रेंगल फॉर्म कर सकते हो ऐसे, देखो आराम से ये ट्रेंगल फॉर्म कर लिया। अच्छा, जो ट्रेंगल फॉर्म करेंगे, ट्रेंगल में याद रखना कि बीच वाला सिलिकेट नहीं होगा, ठीक। ट्रेंगल ओपन दिखना चाहिए। तो बाजू वाले को देखो ध्यान से, सॉरी, एक इधर वाला सिलिकेट आ गया, एक इधर वाला सिलिकेट आ गया, एक इधर वाला सिलिकेट आ गया। देखो ध्यान से बेटा, ये आ गया सिलिकेट, ये सिलिकेट। तो रिंग कैसे दिख रही है बेटा मुझे? ट्रेंगल वाली रिंग दिख रही है, ट्राइगोनल रिंग दिख रही है यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक सिलिकेट का स्ट्रक्चर बन गया जो कि रिंग के फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास सिलिकॉन है, ये मेरे पास सिलिकॉन है और यहाँ पे सिलिकॉन है। नेगेटिव 1 2 3 4 5 और 6 नेगेटिव हो गए। तो देखो ये मेरे पर रिंग n इजिकल टू 3 था, मैंने फॉर्म कर दिया। इसी प्रकार यदि मेरे पास ऐसा आ जाए कि n इजिकल टू 4 लिख दे, क्या लिख दे? n इजिकल टू 4 लिख दे, तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास? मेरे पास फॉर्मूला हो गया Si4O कितना हो गया? 12 और नेगेटिव कितना हो गया? 8 नेगेटिव। तो अब क्या करोगे? देखो फॉर्मूला, देखो जनरली क्वेश्चन जो होते हैं बेटा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक।
तो अब मैंने क्या करा, एक स्क्वायर के फॉर्म में एक रिंग फॉर्म कर ली पहले। अब इस पे मैंने क्या बना दिया, सिलिकेट बना दिया। एक सिलिकेट इधर बनेगा, एक सिलिकेट इधर बनेगा। देखो बहुत आसान है, कोई भी चीज समझना, रटने की जरूरत नहीं। मैं बार बार यही कहता हूं आपको बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है टॉपिक बहुत कठिन है, कोई कठिन नहीं बेटा, बिल्कुल आसान टॉपिक है। इसमें कुछ थ्योरी पार्ट भी है, मैं आपको थ्योरी पार्ट भी बताऊंगा। एक स्लाइड में आपको एक जो क्लास लूंगा पूरी उसमें थ्योरी बेस होंगे, जिसमें पूरी थ्योरी आपके पास प्रिंटेड रहेगी, आप उसको भी नोट कर सकते हैं आराम से। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपको समझ में नहीं आता वो बेटा आपके पास 100% क्लियर होने चाहिए। जितने आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो आपके स्कोर को आगे लेके जाएंगे। जैसे मेरे पास ये दूसरी ज्योमेट्री बन गई। अब सिमिलरली यदि मैं n = 5 ले लूं, क्या ले लूं बेटा, यदि मैं n = 5 ले लूं तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, फॉर्मूला हो गया SI5 O कितना 15 और नेगेटिव कितना 5 से मल्टीप्लाई 10 नेगेटिव आ गया। देखो केवल आपको n की वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ओ कुछ नहीं यार, सीधे पेंटागन रिंग बना दे ना भाई। वहां पे जो रिंग बनाएगा आप कैसे बना दे, अरे पेंटागन की रिंग बना दे, ऐसे ऐसे पेंटागन की रिंग बना दे। ठीक है, ये मेरे पास पेंटागन की एक रिंग बन गई। अब यहां तो रिंग हो गई, जो भी तो आपके पास जो स्ट्रक्चर वो कहां बनेगा, वो यहां बनेगा। सॉरी, जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसके बीचों बीच बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एक यहां से सिलिकेट बनाओ बेटा, एक यहां से सिलिकेट बनाओ, रिंग को छोड़ के आप सिलिकेट बना दो, आपके आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार हेक्सागन, हेप्टागन, जैसा भी आप रिंग चाहोगे वैसा बनते जाएगा। अच्छा, जब ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, एल्यूमिनियम के साथ, सिलिकॉन के साथ, मैग्नीशियम के साथ जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जियोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, जियोलाइट। तो जियोलाइट मेरे पास क्या है, अरे यार मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। कायदे से अपन सिंपल क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट पढ़ते हैं, किसको, जियोलाइट्स को। तो जियोलाइट जो होते हैं आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर के लिए या अदर कहीं पढ़ा होगा, वो इसी के ही फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो देखो बिल्कुल आसानी से आप कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो। जनरली मेरे को इस जनरल फॉर्मूला याद रखना, ये जो जनरल फॉर्मूला है इससे मैं कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो ये मेरे पास सिलिकेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने सॉल्व किया, राइट। अब एक स्ट्रक्चर और बता देते हैं, इसका जो ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर के जनरल फॉर्मूला में यही लिखूंगा, SI के साथ n है, O के साथ 3n है, 2n नेगेटिव है। कैसे बनाएंगे, चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट क्या होता है कि मेरे पास जो सिलिकॉन्स होते हैं उसमें इस प्रकार से एक लीनियर अरेंजमेंट होता है जिसको अपन चेन सिलिकेट से काउंट करेंगे। ठीक, ऐसे n अरेंजमेंट होते हैं। इसमें सिलिकेट इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे और ये कि चेन ऑब्जर्वेशन आएगा। ऐसे मेरे पास प्लेन ऑब्जर्वेशन आते हैं, ऐसे मेरे पास शीट ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो भाई ऑब्जर्वेशन कोई भी आए, आपके पास क्राइटेरिया है कि अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कितना क्रिस्टल क्लियर है आपके पास, क्लियर। तो ये जो चेन अरेंजमेंट है, जनरल फॉर्मूला यही है, एन आप कितना भी ले सकते हो, एन कितना मतलब 3 या उससे ज्यादा कितने भी ले लो, तो ये एन कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे अपन एन भी लगा सकते हैं, क्लियर। ये लॉन्ग चेन पॉलीमर जैसे अपन को दिखता है। तो अपने पास जो ग्लास वगैरह होता है, तो ग्लास जो होता है बेटा वो सुपर को लिक्विड होता है। ग्लास क्या होता है बेटा, सुपर को लिक्विड होता है, वो क्रिस्टल नहीं होता, याद रखना। ग्लास इज ए सुपर को लिक्विड, वो क्रिस्टल मेरे पास नहीं है। ग्लास मेरे पास सुपर को लिक्विड है, वो क्रिस्टल नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान देना। वो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म करता है, कौन, ग्लास वाला। ग्लास मेरे पास क्या बेटा, सुपर को लिक्विड, वो क्रिस्टल नहीं है। जैसे मेरे पास ये लीनियर अरेंजमेंट हुआ, इसी प्रकार से यदि मैं शीट को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो मेरे पास प्लेनर अरेंजमेंट हो जाएगा और इसको शीट अरेंजमेंट बोलते हैं। एक के बाद कई लेयर फॉर्म हो जाती हैं। जब ये कॉम्प्लिकेट लेयर हो जाती हैं तो आगे चल के इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स बोलते हैं। तो ये मेरे पास कोवैलेंट क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है बेटा, ये मेरे पास कोवैलेंट क्रिस्टल है। क्लियर। तो मेरे पास दो प्रकार के अभी अपन ने क्रिस्टल पढ़े। कौन कौन से क्रिस्टल पढ़ लिए, एक आयनिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट पढ़ा और दूसरा अपन ने पढ़ा कोवैलेंट क्रिस्टल का अरेंजमेंट। इसी प्रकार जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, जैसे ड्राई आइस, CO2 गैस है, वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। तो CO2 में कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिड होता है, तो वहां पे जो ड्राई आइस फॉर्मेशन होता है वो मेरे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। तो मेरे पास ऐसे कई एग्जांपल हैं जो अपन
कंबाइन करते हैं। तो मेरे पास आयनिक क्रिस्टल होते हैं और कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं। ये दो क्रिस्टल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में होते हैं। यहाँ तक का आपकी क्लास बहुत क्लियर हो गई होगी, आपको हर डाउट क्लियर हो गए होंगे। किसी प्रकार का और भी कोई डाउट हो तो आदित्य एजुकेशन में आप सिस्टम में अपन पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कंक्लूजन हो वो भी अपन ले सकते हैं। ठीक, इसके आगे अपन चलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू बेटा।